सभी को नमस्ते। चलिए साथियों, प्रेयर करके आज की हम क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकंड प्रेयर साथियों, हमारा राष्ट्रगान है। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर साथियों। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. बहुत बहुत स्वागत है साथियों इस क्लास में आपका। और आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साइंस ऑफ आसनास। आसन का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बार नोट्स खोल लेता हूँ। तो मुझे लग रहा है आपको ये पूरा दिख रहा होगा। जो पिछली क्लास में हुआ मैं थोड़ा सा उसको कंटिन्यूटी के रिवाइज कर देता हूँ जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। पिछले क्लास में हमने साइंस ऑफ आसन शुरू किया था। आसन के पीछे का विज्ञान क्या है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमने 3-4 महत्वपूर्ण टर्म डिफाइन किए थे। मसल टोन क्या होता है, विसरल ऑर्गन्स क्या है, रिसेप्टर्स इन बॉडी कौन कौन से हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बताए थे। और फिर हमने आसनों के कुछ ब्रॉडर बेनिफिट्स, हर आसन के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे वो हमने डिस्कस किया था। फिर हमने पॉस्चर को डिफाइन किया। पॉस्चर इज एनी स्पेसिफिक पोजीशन एडॉप्टेड बाय बॉडी in the space with or without support to provide equilibrium to the body so that body can provide essential basis for some movement. जैसे मैं ऐसे से बोल रहा हूँ तो मेरा गर्दन हिल रहा है, यह भी अपने आप में अलग अलग पॉस्चर्स ले रहा हूँ। तो इसी पे फिर पॉस्चर्स कितने तरह के होते हैं, फिर आसन किसको कहते हैं हमने डिफाइन किया था। जो आइडियल पोस्चर है, जो लीस्ट एफर्ट के साथ और मिनिमम एनर्जी, एक बहुत कम एनर्जी खर्च हो, कम से कम एफर्ट लगाना पड़े, उसको ही आइडियल पोस्चर और उसको ही आसन कहते हैं। फिर आसन में पतंजलि योग दर्शन में आसन को लेके क्या बातें कही गई हैं वो हमने डिस्कस किया। फिर आसन को आसन का क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस किया। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ आसनास,
मैकेनिज्म ऑफ आसन, आसन कैसे कार्य करता है, आसन का बिगिनर के लिए क्या होता है, मेच्योर फेज में क्या होता है, और जो एकदम से आसन जय हो जाए, थर्ड फेज जो आसन को जीत ले, उस समय क्या होता है। इनिशियल फेज में जब भी आसन या कोई भी व्यायाम, कोई भी काम, व्यायाम ही नहीं, कोई भी जब हम काम करते हैं, इनिशियल फेज में हमें वो कष्ट ही देता है। यह हमारा फर्स्ट फेज का होता है, आसन का भी वही हाल है। दूसरा जो है सेकेंड फेज, धीरे धीरे शरीर ट्रेंड हो जाता है, वो काम करने का हैबिचुअल हो जाता है, तब कहते हैं थोड़ा मेच्योर हो गए, मेच्योर हो गए। और फिर थर्ड फेज में होता है आसन जय। आसन जय का मतलब मेच्योर के भी मेच्योर हो गए। जैसे जो लोग बाइक चलाते हैं, देखिए एक स्टेज पे बाइक ऐसे हो जाती है या कार ऐसे चलाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो कार चलाते हुए, बाइक चलाते हुए घर तक पहुंच गए या ऑफिस पहुंच गए। वह स्टेज थर्ड फेज की होती है, जब आपको पता ही नहीं चल रहा है, वो थर्ड फेज होता है। अच्छा, इस तरह साथियों फिर हमने इसके आगे की चर्चा यहीं तक हमने जो साइंस ऑफ आसन पार्ट 1 में किया था। आज हम शुरू करेंगे साइंस ऑफ आसनास पार्ट 2, आसन का पार्ट 2। साइंस सब लोग जानते हैं साथियों, साइंस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में ऑर्गेनाइज्ड स्टडी। अगर आप किसी चीज के बारे में ऑर्गेनाइज स्टडी कर लें तो वही साइंस हो जाता है। तो अब हम साइंस के बारे में, सॉरी आसन के बारे में पार्ट 2 चलेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, आसन और एक्सरसाइज में क्या है। आसन वो चीज है जो मैं यहाँ आपको इस क्लास में या आगे की क्लासेस में बताऊंगा। एक्सरसाइज वो चीज है जो आप जिम में करते हैं, पार्कों में जाके दौड़ देख करते हुए देखते हैं। तो मैं लेमन लैंग्वेज में कह रहा, जिम में जनरली लोग आसन एक्सरसाइज करते हैं। तो आसन और एक्सरसाइज में क्या अंतर है, अब हम उस पर बताने चल रहे हैं। ये आपसे कोई पूछ सकता है, आप एज ए योग टीचर बन रहे हैं, योग स्टूडेंट हैं, कोई पूछ सकता है भाई मैं तो जिम जाता हूँ, मैं आसन क्यों करूँ, मैं तो रोज जिम जाता हूँ। अब आप उसको ये बेनिफिट बताइए, तब वो जरूर योग करेगा। तो पहला क्या है कि आसन का पर्पज क्या है। आसन का पर्पज आपके शरीर को मजबूती देना, स्थिरता देना है। यह आपके पूरे व्यक्तित्व को चेंज करता है। जबकि एक्सरसाइज का पर्पज आपके डोले बनाना, डोले सोले जो करते डोले सोले बना लेंगे डंबल बनाना, यानी मस्कुलर जो है आपका, मस्कुलर बिल्डिंग के लिए है। फिजिकल अपीयरेंस, आप बहुत पतले दिखे, मोटे दिखे, या जो भी है, कोई कहता है मेरा यहाँ कंधे का मसल ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये फिजिकल। तो आसन इज मोर अबाउट पर्सनालिटी एंड एक्सरसाइज इज मोर अबाउट फिजिकल अपीयरेंस। आसन में मूवमेंट, नेक्स्ट डिफरेंस, आसन में मूवमेंट स्लो होता है और आसन में एक मेंटेनेंस फेज होता है। पहले हम आसन करना शुरू करते हैं, फिर एक फेज में जाते हैं, फिर आसन वापस आते हैं। एक्सरसाइज में कोई मेंटेनेंस फेज नहीं होता, हम सिर्फ लगातार जोर से झटके के साथ मूव करते रहते हैं। तीसरा डिफरेंस, जब आसन करते हैं तो पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस आता है। पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस मतलब जो व्यक्तित्व को कूलिंग देता है। एक्सरसाइज करने से कूलिंग नहीं आती, पसीने पसीने हो जाते हैं। यह तीसरा डिफरेंस है। जब भी आप आसन व्यायाम करते हैं, आसन करके हमेशा व्यक्ति फ्रेश फील करता है, काम फील करता है, कूल फील करता है। लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद एग्जॉस्टेड और टायर्ड, थका हुआ महसूस करते हैं। यह आसन और एक्सरसाइज का चौथा डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस क्या है साथियों, जो आसन जब हम करते हैं तो बॉडी का फुल मसल, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पेट की मसल अगर 1 सेंटीमीटर मोटी है, तो पूरे पेट की मसल की एक्सरसाइज होती है। और जब वही मैं तेजी से कर लेता हूँ एक्सरसाइज की तरह, तब उसमें मसल का सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा स्ट्रांग होता है, टोनिंग होती है।
यह पांचवा डिफरेंस है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्लास समझ में आ गया साथियों? मैं आसन और एक्सरसाइज के बीच अंतर बता रहा हूँ। आसन जब हम करते हैं तो शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, आपका ध्यान अनंत सत्ता की तरफ, ईश्वर की तरफ, सांसों पर लगा रहता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो सारा ध्यान शरीर पर ही लगा होता है। तमाम लोग एक जिम वगैरह में जाते हैं, 1 मिनट व्यायाम करेंगे और फिर शीशे में अपना फोटो देखते हैं, फिर 2 मिनट करेंगे, फिर से देखेंगे। ये वही है कि आप अपने बॉडी के कॉन्शसनेस में हैं। यह एक्सरसाइज वाले लोग होते हैं। योग व्यायाम वाले जो लोग होते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, कभी अपना शरीर देखते ही नहीं, अपने शरीर के बियॉन्ड। अगला डिफरेंस है, छठवां डिफरेंस, और ये आपको शेयर भी कर दिया जाएगा नोट्स, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। और इंटरनल, जब आप आसन करते हैं तो आपके शरीर का इंटरनल अवेयरनेस डेवलप होता है। लेकिन जब आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जनरली एक्सटर्नल अवेयरनेस, आपका बॉडी कैसा दिख रहा है, मांस यहाँ कैसा हो गया, चेहरे पे खिंचाव, तो आदमी इसी में परेशान रहता है। लेकिन आसन में नए नए अनुभव आते हैं। अगला जो है, आसन करने से व्यक्ति का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, या और कोई भी बॉडी सिस्टम, जो बॉडी के 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, वो उन पे ओवरलोडिंग नहीं होता, बल्कि उनका लोड कम हो जाता है। लेकिन एक्सरसाइज करने से कम कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो जरूर ओवरलोड हो जाता है, क्योंकि आप बहुत तेजी से करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अंगों पर, हृदय पर विशेषकर दबाव पड़ता है, फेफड़े पर दबाव पड़ता है। तो यह साथियों आठवां अंतर हो गया। नौवां अंतर जो है, जब आप आसन करते हैं तो एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं लगता, आप उतनी ही एनर्जी लगभग खर्च होती है। लेकिन एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन है। एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा भूख इत्यादि लगती है, आसन करने में भूख लगती है, लेकिन उसका एनर्जी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका शरीर स्ट्रांग, जब मयूर आसन इत्यादि करते हैं, डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एनर्जी, आसन करने में एनर्जी लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन एक्सरसाइज में एनर्जी लॉस होता है, इसलिए एनर्जी जरूरत पड़ती है। अच्छा, और जब हम आसन करते हैं, आसन ज्यादातर आसन जितने भी हैं, ट्रंक रीजन को, ट्रंक मतलब धड़, गले से लेके कमर तक के हिस्से को धड़ कहते हैं। आसन इन अंगों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है। लेकिन जो एक्सरसाइज है, ज़्यादातर दोनों हाथ, दोनों पैरों को मजबूत करती है। तो अगर ट्रंक रीजन की मजबूती चाहिए तो आसन में ही आएगा। अच्छा, और जब हम आसन करते हैं, आसन में भी हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और यह ब्लड सर्कुलेशन, क्षमा करें, यह ब्लड सर्कुलेशन आप हमारे शरीर से टॉक्सिन को हटाता है। लेकिन जब एक्सरसाइज करते हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसमें लैक्टिक एसिड हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस होता है। हालांकि पसीना निकलता है, उससे आप कह सकते हैं टॉक्सिन भी निकलता है, टॉक्सिन बॉडी से निकलता है, लेकिन लैक्टिक एसिड भी इकट्ठा होता है, और लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना वास्तव में टॉक्सिन इकट्ठा होना है। जबकि आसन करने में लैक्टिक एसिड इकट्ठा नहीं होता है। तो ये साथियों 9 डिफरेंस मैंने बताए आसन और एक्सरसाइज या व्यायाम के बीच। तो ये आप इसको अच्छे से रखें, और भी हो सकता है कहीं आप 12 पढ़े हो, 15 पढ़े हो,
जो भी हो सकता है, बहुत सारे उत्तर में छूट गया है, लेकिन मैंने कोशिश किया है एग्जॉस्टिव बनाने का। अब साथियों चलते हैं आसन और पोस्चर में क्या है। एक तो आसन एक्सरसाइज हो गया, पोस्चर आप जानते हैं कि पोस्चर मतलब शरीर को क्या हम किसी तरह हवा में टेढ़ा कर दें, क्या वो आसन हो जाएगा? नहीं, उसको पोस्चर कहेंगे। तो यानी देखिए, अगर पहला डिफरेंस क्या है कि ऑल पोस्चर्स आर नॉट आसनास, सारे पोस्चर आसन नहीं हैं, बल्कि लेकिन सारे आसन पोस्चर जरूर हैं। फिर से सुन लें, सारे पोस्चर आसन नहीं हैं, लेकिन सारे आसन पोस्चर हैं। क्यों क्यों? क्योंकि पोस्चर एक बड़ा डोमेन है, पोस्चर एक बड़ी टोकरी है, उसमें से जो कुछ पोस्चर्स को आसन कहते हैं। तो कौन कौन से पोस्चर को आसन कहते हैं? वो पोस्चर जो शरीर को स्थिरता, लाइटनेस यानी हल्कापन, शरीर को निरोगी बनाने में लाभ करते हैं। यह पहला अंतर। दूसरा, वही पोस्चर कैन बी परफॉर्म विथ और विदाउट सपोर्ट, लेकिन जो आसन है वो विदाउट सपोर्ट ही करना चाहिए। नहीं कर पाए तो अलग बात है। आसन जब आप पोस्चर करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन आसन में आपको माइंड इन्वॉल्व होता है। आसन करते समय आपको आंख बंद करना जरूरी है, कहा जाता है। पोस्चर करते समय आपको आंख बंद करने की जरूरत नहीं। ठीक है। पोस्चर एक्चुअली रैंडमली शरीर को कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कर दें। अभी मैं ऐसे हाथ कर दिया तो ये एक पोस्चर, ऐसे कर दिया दूसरा पोस्चर। लेकिन क्या ये आसन है? क्या ये आसन है? नहीं, आसन नहीं है ये। और फिर अगला है एग्जॉस्टेड और टायर्ड, ये पहले भी बताया जा चुका है। तो इस तरह साथियों जो हमने पोस्चर और आसन के बीच डिफरेंस देखा। अब मैं इसके बाद कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही पॉइंट वाइज बताऊंगा, बहुत ही लाभदायक। कभी भी आपको आसन सिखाना हो बच्चों के बीच, टीचर बन के जा रहे हैं या किसी एग्जाम में ही आप जा रहे हैं, तो ये जो मैं आप बताने चल रहा हूँ आपको बहुत लाभ करेगा। पहला, आसन का क्या मतलब है? संस्कृत में आसन को, आसन जो बोलते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बना, आस प्लस न। जब आस न हो, आस मतलब आसक्ति, यानी आसन करने से हमें अनासक्ति का विकास होता है, हमारी आसक्ति वाला गुण गायब होता रहता है। और इसी वजह से आसन करने से धीरे धीरे व्यक्ति का क्रोध भी चला जाता है। अगर भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 62 अगर याद रखें, 62 to 63, ध्यायतो विषया पुंसः संगते सुख जायते, संगात संजयते कामः, कामात् क्रोध अभिजायते। तो अगर आसक्ति ही नहीं रहे तो आपका क्रोध ऐसे ही चला जाएगा। यही चीज आसन से आता है। आसन करने से हमारे शरीर की आसक्ति वाली जो वृत्तियां हैं वो चली जाती। तो ये शब्द विज्ञान है आसन का। अगला पॉइंट है कि विभिन्न कितने तरह के सूत्र जानते हैं हम लोग, टेक्स्ट जानते हैं जिसमें आसनों का वर्णन है। तो साथियों 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और भी मतलब टेक्स्ट है और भी हो सकते हैं। पतंजलि योग दर्शन में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? 0। कोई आसन नहीं बोला गया, वहां बोला गया है स्थिर सुखम आसनम। लंबे समय तक किसी भी पोस्चर में अगर आप आराम पूर्वक सुख पूर्वक स्थिर रह सकते हैं, उसी को आसन कहते हैं। तो पतंजलि योग दर्शन में हठ योग प्रदीपिका, ये भी साथियों हमारा एक ग्रंथ है जिसमें 15 आसनों की चर्चा की गई है। हठ रत्नावली एक ग्रंथ है जिसमें 84 आसनों की चर्चा की गई है, और शिव संहिता में भी 84 आसनों की चर्चा की है। कोई आपसे पूछ सकता है कि कितने कितने आसन हैं?
तो आप बता सकते हैं। आसनों पे साथियों मैं एक चीज आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखिएगा। शास्त्रों की, योग शास्त्रों के मुताबिक इसके योग अभ्यास या आसनों की चर्चा सबसे पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को की। माता पार्वती हम बच्चों से बहुत ही स्नेह करती हैं, तो उन्होंने भगवान से बोला, भगवान 84 लाख कैसे करेंगे, आप तो योगी हैं, आप दिन भर रात भर यही करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ये तो सामान्य लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, इनके लिए 84 लाख कैसे संभव है। तो भगवान शंकर बोले, अच्छा ठीक है, चलो 84 कर लो। ठीक है, अच्छा इसमें मैं एक टेक्स्ट लिखना भूल गया, वो भी मैं लिख देता हूँ। घेरण संहिता भी तो है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो साथियों ये आसन के नंबर का स्टोरी आप समझ लें पहले, कि 84 लाख आसन में से जब माता पार्वती ने प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने बोला, देखो 84 तो कराओ ही बच्चों से। तो माता पार्वती एक दो दिन देखी, फिर बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे 84 नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ कम करिए। तो कहा जाता है कि भगवान शंकर ने बोला, अच्छा चलिए 32 आसन तो करना ही पड़ेगा। कौन कौन से 32 आसन है, जो घेरण संहिता में। तब पार्वती माँ बोली कि नहीं नहीं, ये भी नहीं, बहुत टफ है, आप बताइए क्या करें। तब हठ योग प्रदीपिका में बोला गया कि 15 आसन तो करें ही। और इन 15 आसन में जब आप देखेंगे तो इस पुस्तक में ही लिखा है, हठ योग प्रदीपिका में, कि सबसे महत्वपूर्ण आसन सिद्धासन है। तो यानी कोई एक आसन अगर आपको करना हो तो हमें सिद्धासन को चूज करना चाहिए। ज्यादातर लोग मजाक मजाक में कहते हैं, मैं तो शवासन चूज करूंगा। मेरा निवेदन है सिद्धासन को चूज करिए, और पूरे कारण के साथ, कि 84 लाख से गिनती 84 हुई, 84 से 32 हुई, 32 से 15 हुआ, और 15 में एक बचा सिद्धासन। ये हो गया साथियों। अच्छा, ये एक चीज है, जैसे कि लिम्ब, जैसे जो आसन है वो एक सिस्टम है। जैसे मैं कहूँ अष्टांग योग, अष्टांग योग में 8 स्टेप हैं। आसन किस स्तर पर आता है, आसन तीसरे नंबर पर आता है। अष्टांग योग है क्या, पतंजलि जी द्वारा दिया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह अष्टांग योग। ऐसे ही साथियों एक सप्तांग योग भी है। सप्तांग योग की चर्चा कहाँ की गई है, घेरण संहिता में। इसमें कौन कौन से स्टेप हैं, सठ कर्म, एक मिनट, ये 2 बार ये आ गया, सठ कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, निर्लिप्त यानी समाधि। देखिए इसमें 7 स्टेप ही हैं। इसमें ये है घेरण संहिता में सप्तांग योग। तो कोई आपसे, जैसे आपने किसी ने पूछा, अच्छा अष्टांग योग तो है, सप्तांग योग भी जानते हो, हाँ जानते हैं। सप्तांग योग घेरण संहिता में वर्णित है, जिसका शोधनम दृढ़ता चैवम, आसन से दृढ़ता आती है, और मुद्रा से स्थैर्यम आता है, प्रत्याहार से अंगों का इनर विड्रॉल आता है, प्राणायाम से ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, ध्यान और निर्लिप्त से योग की उच्च अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं। तो ये साथियों याद रखें, अष्टांग योग में कौन कौन से हैं और सप्तांग योग में। इसमें एक जो महत्वपूर्ण है, जो मैं जो ऑब्जर्वेशन है वो बताया था, महत्वपूर्ण तो सारे ही हैं। आसन को सप्तांग योग में दूसरे स्थान पर रखा गया है, और प्राणायाम के पहले प्रत्याहार आया है। अष्टांग योग में प्रत्याहार बाद में है, प्राणायाम पहले है, लेकिन सप्तांग योग में प्राणायाम बाद में है और प्रत्याहार पहले है। तो ये याद रखें, कभी आपसे पूछा सकता है कि किस योग सिस्टम में प्रत्याहार पहले है, अष्टांग योग में है या घेरण संहिता में है। ये साथी हो गया सप्तांग योग। अगला है चतुरांग योग। चतुरांग योग, एक चीज मैं ये भी अगर आपसे, चतुरांग योग में क्या है, यह हठ योग प्रदीपिका की बात करता है। चतुरांग योग हठ योग प्रदीपिका से निकला हुआ है।
और हठ योग प्रदीपिका में 4 अंग बताए गए हैं। ये मैं लिख लेता हूँ, घेरण संहिता और हठ योग प्रदीपिका। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग है, घेरण संहिता में सप्तांग योग और हठ योग प्रदीपिका में चतुरांग योग। चतुरांग योग कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नाद अनुसंधान। यह 4 चीज आप अच्छे से याद रखें। अष्टांग योग, सप्तांग योग, चतुरांग योग। एक पतंजलि योग दर्शन में है, एक घेरण संहिता में है, एक हठ योग प्रदीपिका में है। आसन पतंजलि योग दर्शन में तीसरे स्थान पर है और सप्तांग योग घेरण संहिता में दूसरे स्थान पे है। और जो तीसरा हुआ हठ चतुरांग योग, हठ योग प्रदीपिका में यह दूसरे स्थान। ये सॉरी, हठ योग प्रदीपिका में पहले स्थान पर है। पहले हठ योग प्रदीपिका में पहले, घेरण संहिता में दूसरे और पतंजलि योग दर्शन में तीसरे स्थान पर है। और अगला ऑब्जर्वेशन कि प्रत्याहार जो है घेरण संहिता में प्राणायाम के पहले आता है। अब साथियों आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आसन को क्लासिफाई कैसे करें, आसन को कैसे बांटें। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग दिया जा रहा है। मैं कई चीजों को एक जगह कंपाइल करके दे रहा हूँ। पहला कि अब हम आसन का क्लासिफिकेशन 3 तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि उस आसन के करने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य के हिसाब से हम आसन को मेडिटेटिव आसनास, कल्चरल आसनास और रिलैक्सेटिव आसनास, रिलैक्स करने वाले आसन में को बोल सकते हैं। अब इसमें मेडिटेटिव आसन कौन कौन से हैं वो अभी आगे का विषय है, लेकिन अब ये ध्यान है कि मेडिटेटिव आसन वो आसन है जिसमें बैठ के मेडिटेशन किया जाता है। रिलैक्सेटिव जो थर्ड वाला है, यह आसन ऐसा है कि इसमें आराम किया जा सकता है। लेकिन जो कल्चरल आसन है साथियों, यह न तो बैठने वाला आसन है और न रिलैक्स करने वाला। कल्चरल आसन में हम बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में रखते हैं। यह है बेसिक पर्पज। तो पर्पज के हिसाब से, अच्छा, शरीर को ओरिएंटेशन के हिसाब से, ओरिएंटेशन मतलब कि शरीर खड़ा है या बैठा है, सो रहा है, जग रहा है, इसके हिसाब से आसनों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्टैंडिंग आसन, कुछ आसन हम खड़े होकर ही करते हैं, कुछ आसन बैठकर करते हैं, कुछ आसन प्रोन में करते हैं, कुछ आसन सिपाइन में करते हैं। आप में से जरूर कुछ लोग मेरे जैसे भुलक्कड़ होंगे मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि प्रोन किसको कहते हैं, सुपाइन किसको कहते हैं। मेरा इसको याद करने का तरीका है, प्रोन मतलब पेट नीचे रहेगा, पेट के बल लेट जाएंगे, उसको प्रोन कहते हैं। और नॉर्मल जैसे हम सोते हैं पीठ की तरफ करके, उसको सुपाइन बोलते हैं। तो हम आसन को स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन और सुपाइन, इन 4 कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अगला है आ, अगला जो क्लासिफिकेशन है कि शरीर के किस हिस्से को यह ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा है या किस हिस्से पे हमारा ज़्यादा फोकस है, इसके बेसिस पर भी आसनों को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो कैसे? फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, कुछ आसन है जिसमें आपको आगे की तरफ झुकना है, कुछ आसन पीछे की तरफ झुकना है, कुछ आसन स्पाइनल ट्विस्ट, कुछ आसन बैलेंसिंग एक्सरसाइज है और कुछ आसन प्रोन सुपाइन यहाँ पर। तो ये साथियों 3 तरह का आसनों का क्लासिफिकेशन का तरीका मैंने बता दिया। पर्पस के हिसाब से, शरीर के ओरिएंटेशन के हिसाब से और किस पार्ट पे फोकस हो रहा है उसके हिसाब से। अच्छा, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ आसनास।
नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ आसन। जब हम साथियों आसन करते हैं, नॉर्मल ये मेरा अनुभव है, अगर मैं बोलूं किसी को कि चलिए चक्रासन करिए, तो वो सीधा लेटेंगे और टेढ़े हो जाएंगे। सीधा लेट के टेढ़े होने की जरूरत नहीं है साथियों। हर आसन में अप्रोच फेज, अप्रोच मतलब उस आसन में कैसे जाते हैं, फिर आसन फेज यानी वहाँ कितनी देर तक रहते हैं, और फिर तीसरा रिटर्न फेज, जब वहाँ मेन अभ्यास के बाद, आसन फेज के बाद रिटर्न आने का भी तरीका। यह पॉइंट साथियों मैं उन लोगों के लिए बहुत इम्फेसाइज करना चाहता हूँ जो किसी एग्ज़ाम इत्यादि में देने जा रहे हैं। आप पर्सनल घर में बैठे हैं तो चाहे जो बोल, लेकिन जब आप या आपके परिचित कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये उनको नुकसान करेगा। क्यों नुकसान करेगा? क्योंकि अब क्या मैं बोला, मैं भूल गया। अच्छा चलिए मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। हाँ, कि जो अप्रोच फेज, आसन और रिटर्न पाथ, तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या देंगे ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो आप यह ध्यान रखें, जब भी आपको कोई आसन अभ्यास करने के लिए बोला जाए तो जनरली लोग तुरंत ही शरीर को टेढ़े करके दिखा देंगे। शरीर को टेढ़े मत करें, बल्कि अप्रोच खींच, कैसे हम नॉर्मल अवस्था से उस आसन की अवस्था में जाते हैं, यह आपको बताना है। आसन फेज क्या होता है? जब अप्रोच फेज मतलब आपने आसन का पोस्चर ले लिया, नाउ यू वांट टू मेंटेन फॉर 10 सेकेंड 20 सेकेंड, जो अगर आप उस पोस्चर को मेंटेन करना चाह रहे हैं मेंटेन करें, अन्यथा फिर रिटर्न आ जाएं स्लोली, कंफर्टेबली। तो यह साथियों जो मैं आस्पेक्ट बताया, फिर से मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, आपको लग रहा हो क्यों रिवाइज कर रहे हैं। किसी आसन के अभ्यास में यह भी महत्वपूर्ण है कि आप उस आसन में कैसे जाते हैं, और उसी तरह उस आसन से निकलने का मार्ग भी आपको आना चाहिए। यह दो चीज, अप्रोच फेज, रिटर्न फेज, और सॉरी अप्रोच आसन और रिटर्न फेज। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आसनों के नाम कहाँ से आते हैं। किसी को हमने भुजंगासन बोल दिया, किसी को धनुषासन बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। क्या इसका कोई रूल है नाम देने का? तो यह मैं साथियों, अब मैं जो बोलने चल रहा हूँ मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, गलत भी हो सकता है। तो ये जो 84 लाख आसन जो मैंने बताए, ये कहाँ से आए? क्या भगवान शंकर ने कोई इनोवेशन किया, या कुछ और बात है? 84 लाख के लिए उनके शरीर में कोई ताकत आ गई, ये सब भी हो सकता है। तो साथियों जो 84 लाख जीव हैं, यह हर जीव का, 84 लाख जीव में हर जीव का अपना एक रेस्टिंग पोज होता है। जैसे हम लोग रेस्ट कैसे करते हैं? बिस्तर पे जाके लेट जाते हैं। चिड़िया कैसे रेस्ट करती होगी, आप वो सोचिए। सांप कैसे रेस्ट करता होगा, वो सोचिए। तो हर जीव के रेस्ट करने की पोजीशन अलग अलग है, और उसी पोजीशन के हिसाब से ही आसनों के नाम रखे गए। जैसे एक आसन है भुजंग आसन, उसका नाम इसलिए रखा गया है कि जब वो आसन किया जाता है तो शरीर भुजंग की आकृति में होता है। ऐसे गोमुख आसन है, बहुत सारे आसन के मैं नाम ले सकता हूँ। आप देखेंगे कि इन आसनों का नाम इन आसनों ने ही डिजाइन किया है। ठीक है, तो ये मैं, मुझे लग रहा है कि किसी आसन का नाम कैसे आता है। आप देखिए मंडूक आसन, मंडूक मतलब मेढक होता है। सिंहासन, सिंहासन जिसको बोलते हैं, ऐसे करके करना, वह सिंहासन जो होता है, वह अपने आप में देखिए एक जानवर के नाम पे, जानवर वैसे रिलैक्स करता है तो हम भी सिंहासन की तरह। तो बेसिकली ये 84 लाख जीव जिस पोस्चर में रिलैक्स करते हैं, उसी पोस्चर को भगवान शंकर ने बोला यही 84 लाख यज्ञ हैं, मंत्र हैं। अच्छा,
चलिए मैं आगे चलता हूँ। अब साथियों हम लोग क्या करेंगे कि ये बहुत अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो 84 श्लोक है, क्या इसका हमें लिस्ट मिल सकती है क्या? तो ये लिस्ट मैंने बना दिया है, आप लोगों को शेयर कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान न हो, बस इतना यह देखें, अगर इस लिस्ट में आप देखें जो ग्रीन कलर है, 3 पुस्तक हमने देखा, घेरण संहिता, हठ रत्नावली और हठ योग प्रदीपिका। घेरण संहिता में 32 आसन हैं। अगर आप ये पहला दूसरा कॉलम देखें तो 32 पे सब खत्म हो जाता है। घेरण संहिता में 32 आसन हैं, हठ रत्नावली में 84 हैं और हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन है। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का मतलब ये आसन तीनों शास्त्रों में है। तो सिद्धासन जैसे घेरण संहिता में है, हठ रत्नावली में भी है और हठ योग प्रदीपिका में। तो आपसे आसनों का नंबर मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा, लेकिन ये सब आसन कैसे करते हैं, कम से कम जो एक लिस्ट आइडेंटिफाई की गई है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। 36 आसनों की लिस्ट है, कम से कम उतना हम जरूर अभ्यास करें। नहीं 36 कर पा रहे हैं, उसमें से 4-6 महत्वपूर्ण करें। तो ये साथियों मैंने लिस्ट बुक आसनों के नाम बताए तीनों शास्त्रों में, आपको न लिखने की न समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत। ठीक है, मैं डिस्कशन को अभी आगे डिस्कशन आएगा तो मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा, लेकिन अभी के लिए इसको हम यहीं से चैप्टर मतलब माने कि ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ एंड लेट अस मूव अहेड। अगला साथियों जो हमारा पॉइंट है कि आसन करने से कौन कौन से बेनिफिट आते हैं। ये अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग लिखा है, तो मैं यहाँ सारे लिखा हूँ जिससे आपको याद रहे। हठ योग प्रदीपिका कहती है कि हेल्थ, स्टेबिलिटी और लाइटनेस आता है आसन से। घेरण संहिता कहती है कि दृढ़ता आती है, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। ये घेरण संहिता आप अगर करते हैं तो। अगला है गोरक्ष संहिता। इस शास्त्र में शास्त्र लिखा गया है कि जो आसन है इनकी वजह से रोगों का क्षय हो जाता है। और फिर लास्ट में पतंजलि योग दर्शन। पतंजलि योग दर्शन कहता है कि हाँ, पतंजलि योग दर्शन कहता है ततो द्वंद्व अनभिघातः, सूत्र नंबर 2.47, यानी कि आप दो विपरीत गुणों के बीच सामान्य सामंजस्य या सामंजस्य बैठाने की जो कला है, जो विद्या है, वो पतंजलि योग दर्शन से आती है। तो इस तरह साथियों जो आसन का विभिन्न ग्रंथों में क्या वर्णन है वह मैं बताने की कोशिश किया हूँ। अगला साथियों ये जनरल बेनिफिट्स ऑफ आसन। ये मुझे लग रहा है जानते हैं कि किसी भी आसन का कोई बेनिफिट पूछे तो आपको याद नहीं है तो परेशान ना हो, ये जनरल बेनिफिट्स देख लें और फिर उसको फॉलो। अच्छा, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये जनरल बेनिफिट्स है, तो बेनिफिट्स में आप देख लेंगे। मसल, जब ये टोन्ड मसल का बेनिफिट हो रहा है तो आप ये समझिए कि मैं वो शब्द भूल रहा हूँ, देखिए हम बेनिफिट क्या हम चर्चा कर रहे हैं, हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, जनरल बेनिफिट्स ऑफ आसन। तो पहला, सारे मसल की ट्यूनिंग होती है, सारे बॉडी ऑर्गन्स का मसाज हो जाता है, विसरोसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस आता है, और उसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और जितने भी आसन हैं ये एक तरह से कहें आप हर आसन हर में ही लाभदायक है, जिसमें आपको हानि लगे बहुत तेजी से न करें, बस इतना ही है। अच्छा, फिर कोई कहेगा सर मैं तो ये आसन 1 साल से कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलेगा?
अभी 11 साल और करेंगे तो मिलेगा। किसी भी आसन की सिद्धि कब होती है? 3 मिनट आप एक्सरसाइज करें मेंटेनेंस वाला, और फिर जो है 3 मिनट मतलब कि जिस आसन फेज में, जिस आसन में गए पोजीशन आपने किया, और इसको लगातार 12 साल तक करते रहेंगे, तब आसन की सिद्धि होती है। आसन की सिद्धि मैं ये भी नहीं कहूँगा मेरी हो गई, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपसे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। स्ट्रगल करते रहना लगातार 12 साल, जब 12 साल के बाद ऐसा कोई बोले कि हाँ अब तो आप आसन सिद्ध कर लिए, तब आप समझें कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब जो है साथियों, मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गया हूँ डिस्कशन के, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, क्या महत्वपूर्ण बिंदु ये बता, पहला तो सिद्धि आप आसन बता दे, कोई आसन प्रतिदिन 3 मिनट तक लगातार 12 साल करने पे उस आसन की सिद्धि आती है। अब हम चल रहे हैं साथियों, जो हमने 3 ग्रंथ डिस्कस किए, घेरण संहिता, हठ योग प्रदीपिका और हठ रत्नावली, इन तीनों में कोई मुझसे कहे सबसे अच्छा कौन सा है, तो मैं तो बोलूंगा हठ रत्नावली ले लीजिए। वही मैं क्षमा चाहता हूँ, लग रहा है कुछ लेट मी सी, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एक मिनट में चेक करता हूँ, वो लग रहा है कि हाँ, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये अब हम चल रहे हैं आसन के। हाँ, तो जो हठ योग प्रदीपिका और हठ रत्नावली और घेरण संहिता, तो इसमें से मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मैं हठ योग प्रदीपिका को कहूँगा। इसमें से 15 आसन हैं, हम 15 आसन अभ्यास करेंगे। तो और हठ योग प्रदीपिका के पहले चैप्टर के में 15 जिन आसनों की चर्चा की गई है, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे बेसिक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैं लाइन से पढ़ रहा हूँ, आप इसको देखें। हठ योग प्रदीपिका में कितने आसन हैं? 15 आसन हैं। अच्छा, आसन करने से क्या बेनिफिट आता है? ये हठ योग प्रदीपिका में लिखा है कि बॉडी बॉडी एंड माइंड, शरीर और दिमाग दोनों मजबूत होता है, लाइटनेस आता है, और डिजीज लेसनेस, शरीर निरोगी बनता है। यह 3 बेनिफिट लिखे गए। और जो आसन यहाँ पर हठ योग प्रदीपिका में डिस्कस किए गए हैं, यह साथियों स्वात्मा राम जी ने श्लोक नंबर 18 में बोला है कि यह मुनि वशिष्ठ मुनि ने और योगी मत्स्येंद्र नाथ जी जो आसन करते थे, उसमें से मैं कुछ आसनों को यहाँ चर्चा करने चल रहा हूँ। साथियों, अगर आप देखें तो मैं अब अगर आपको श्लोक नंबर 16 तक जरूर आपने स्टडी किया होगा। चैप्टर 1 में बता रहा हूँ, चैप्टर 1 में साधक तत्व, बाधक तत्व, यम नियम, ये सब जो चर्चाएं होती हैं, यह श्लोक नंबर 16 तक ही होती हैं। श्लोक नंबर 17 से लेके श्लोक नंबर 56 तक आसनों की चर्चा की गई है, वही मैं आपसे चर्चा करने चल रहा हूँ। हठ योग प्रदीपिका के चैप्टर 1 में श्लोक नंबर 17 से लेके 56 तक क्या चर्चा हुई है, वो मैं आपसे लेमैन लैंग्वेज में डिस्कस करने चल रहा हूँ। मैं संस्कृत के श्लोक नहीं बोल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट श्लोक आएंगे मैं जरूर वहाँ डिस्कस करूँगा। तो टोटल 15 आसन हैं। श्लोक नंबर 17 कहता है
कि आसन करने से जो फायदा होता है, बॉडी और माइंड की मजबूती बढ़ती है, निरोग गुण आता है हमारे अंदर, और शरीर हल्का होता है। और आसन कहाँ से लिया है स्वात्माराम जी ने? वो कह रहे हैं कि जो ये वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्र नाथ जी जो अभ्यास करते थे, उन्हीं में से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट आसनों को लिया है। फिर श्लोक नंबर 19 में इन आसनों को आप अभ्यास आप अलग क्लास में करते होंगे, किए होंगे। यहाँ तो मैं हठ योग प्रदीप का डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं उस क्रम में बताऊं कि श्लोक नंबर 19 में स्वस्तिक आसन की चर्चा की गई है। श्लोक नंबर 20 में गोमुख आसन, श्लोक नंबर 21 में वीरासन, 22 में कूर्मासन, 23 में कुक्कुट आसन, और उत्थान कूर्मासन 24 में, और धनुर आसन 25 में। यह सिर्फ मैंने आपके दिखाने के लिए यहाँ रखा है। मेरा कुल मिला के यह मतलब है कि जो आसन है लाइन से यहाँ डिस्कस, आपको न सीक्वेंस याद करने की जरूरत है, न श्लोक याद करने की जरूरत है। जहां आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। अगला जो सूत्र नंबर 26 है साथियों, सूत्र नंबर 26, इसमें एक 26 और 27, 26 और 27 में मत्स्येंद्र नाथ आसन, देखिए मैं गलत लिखा हूँ, मत्स्येंद्र आसन, यह सूत्र नंबर 26 और 27 में इसकी व्याख्या की गई है। वहां पर बताया गया है सूत्र नंबर 27 में कि मत्स्येंद्र आसन करने से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। अगला साथियों एक आसन है पश्चिमोत्तान आसन। यह आसन घेरण संहिता में भी है, हठ योग प्रदीपिका में भी है, और हठ रत्नावली में भी है। बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। सूत्र नंबर जो 29 है, 1.28 में तो इसका पोस्चर मतलब इसका प्रोसीजर डिस्कस किया गया है। 28 में, 29 में एक लाइन लिखा गया है, बेस्ट एमंग आसनास, आसनों में से कुछ आसनों में से यह बेस्ट आसन है। पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, और करेंट व्यू जो प्राण शक्ति को बढ़ाता है। फिर सूत्र नंबर 30-31 में मयूर आसन की चर्चा की गई है। मयूर आसन करने से मोर जैसा शरीर मिल जाता है पाचन तंत्र। मोर का साथियों पाचन तंत्र इतना स्ट्रांग होता है, वो जिंदा सांप खा ले तो सांप का जहर भी पचा लेता है। मयूर आसन करने से भी वो सारे गुण आते हैं। लेकिन मैं बता रखा हूँ कब तक करेंगे, 12 साल तक। ये नहीं कि आज मयूर आसन सीख गए कल सांप खाएंगे, यह ध्यान रखें, ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी गलती से ऐसा नहीं करेंगे। 12 साल तक लगातार। और सांप का मतलब ये नहीं कि विष ही खाने शुरू कर दें, बल्कि जैसे कहा जाता है कि आप गलत खाना खा लें, जूठा खाना खा लें, थोड़ा सा विषैला खाना खा लें तो भी नुकसान नहीं। यानी शरीर मोटे खाने को, मोटे खाने मतलब अशुद्ध खाने को भी पचा लेता है, शरीर इस तरह हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये नहीं कि जहर ही खाने लगे। ठीक है, और ये सब भक्ति योग में भी आता है। भक्ति योग में मीराबाई का एग्जाम्पल है, मीराबाई ने जहर पी लिया, तो देखिए वो भक्ति योग से भी वही बेनिफिट आता है जो मयूर आसन से आता है। फिर अगला सूत्र नंबर 32 में शवासन की चर्चा की गई है। यह आप लोग याद कर ले। कभी आपसे बोले तो कोई पूछे चलिए एक आसन करके दिखाइए हठ योग प्रदीपिका का, तो कम से कम आप शवासन याद रखे रहें कि मैं 32 नंबर वाला करके दिखाऊंगा शवासन। अच्छा, अब साथियों हम अपने चर्चा के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं, वो मैं कर लेता हूं। अब साथियों सूत्र नंबर 32 के बाद चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पहुंच गई है। यहाँ पर सूत्र नंबर 32 के बाद सिद्धासन की चर्चा की गई। सिद्धासन आसनों का राजा कहा जाता है। जैसे शेर जानवरों का राजा है, आम फलों का राजा है, सिद्धासन आसनों का राजा है। यही बात स्वात्माराम जी सूत्र नंबर 33 और 34, सूत्र नंबर 33 में स्वात्माराम जी क्या बोलते हैं, अब मैं इस धरती के मतलब ये टोटल 84 आसनों में सबसे महत्वपूर्ण 4 आसनों की
चर्चा करने चल रहा हूँ। 4 आसन कौन कौन से उन्होंने बोला, सूत्र नंबर 34 में उसकी चर्चा की है। सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रवेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठतेत सिद्धासने सदा। यानी कि इसका मतलब सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, यह 4 बहुत ही महत्वपूर्ण आसन हैं। और इन चारों में से भी कोई महत्वपूर्ण है तो सिद्धासन है। यह सूत्र साथियों 1.34 आप हमेशा याद रखें तो आपको लाभ मिलेगा इसमें। 4 महत्वपूर्ण आसनों में सिद्धासन, इसीलिए अगर आप देश योग की क्लासेस में देखें हर जगह सिद्धासन में, चाहे आप प्राणायाम करने चलिए, चाहे अग्निसार क्रिया के सिद्धासन में बैठने के लिए बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि यह आसनों का राजा है। अब आगे सूत्र में स्वात्मा राम जी कहते हैं सिद्धासन है क्या, सिद्धासन के बेनिफिट क्या हैं, और अच्छा थोड़ा सा ये हम इसको कवर कर देते हैं। तो साथियों सिद्धासन सूत्र नंबर 35 में बताया गया है कैसे हम बैठते हैं, ये अलग से आपको अभ्यास की क्लास में बताया जाएगा, तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा। सिंपल सा आप प्रक्रिया जानते हैं, सामने दंडासन में बैठते हैं, एक पैर को मोड़ते हैं, पेरिनियम को प्रेस करते हैं, फिर दूसरे पैर को मोड़ के जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर रखते हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखें, इसीलिए इसको सिद्धासन कहते हैं। इसके बेनिफिट ट्रिमेंडस हैं, पूरी तरह से मुक्ति दे देता है। तो ये अच्छा इसी सूत्र में जो पुस्तक में जहाँ से ये मैंने लिया है, जो बिहार योग भारती जो मुंगेर इंस्टीट्यूट है उनकी पुस्तक में ये बात लिखी है। वैसे उसमें नहीं लिखा है, मतलब सूत्र में ऐसा नहीं लिखा है। सूत्र में लिखा है, जो एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जो मेल के लिए इस आसन को सिद्धासन बोलते हैं, लेकिन जब फीमेल करे तो इस आसन का नाम है सिद्ध योनि आसन। तो चूंकि जेनाइटल ऑर्गन है, मेल जब करता है तो पेनिस को प्रेस करता है, और फीमेल में वेजाइना को प्रेस करने के लिए बोला गया। फीमेल में यानी सिद्ध योनि आसन में क्या करेंगे, दंडासन में बैठेंगे, पैर को मोड़ते हैं, वेजाइना के कहा जाता है कि अंदर उसको प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा पैर मेल बॉडी में कहते हैं उठा के उसको हम पेनिस पे रखते हैं, और फीमेल बॉडी में कहते हैं उसको उठा के हम क्लिटोरिस को प्रेस करते हैं। यह करने से ब्रह्मचर्य की शक्ति बढ़ती है, बहुत सारे लाभ आते हैं जिनकी चर्चा मैं कभी अलग से करूंगा। तो ये साथियों ये याद रखें, सिद्ध योनि आसन और सिद्धासन। सिद्धासन का अलग अलग नाम भी है। यहाँ देखिए सूत्र नंबर 37 में बोला गया है, स्वात्मा राम जी कहते हैं वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। गुप्त आसन, वज्रासन और मुक्तासन ये भी सिद्धासन के ही अलग अलग नाम है। जबकि वज्रासन आप लोग अलग जानते होंगे, वज्रासन आप जानते हैं एक अलग आसन होता है, लेकिन वज्रासन जो हम लोग वज्रासन जनरली जानते हैं उसकी चर्चा हठ योग प्रदीपिका में नहीं की गई है। वह घेरण संहिता का आसन है, लेकिन हठ योग प्रदीपिका में सिद्धासन को ही वज्रासन बोला गया है। इसके महत्व को बताते हुए सूत्र नंबर 39 में स्वात्मा राम जी कहते हैं कि यह 72,000 नाड़ियों को सिद्ध करने की, शुद्ध करने की क्षमता रखता है। जैसे यम में मिताहार, जैसे नियम में अहिंसा का जो महत्व है, वही महत्व आसनों के बीच सिद्धासन का है। यह हमारी पूरी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। यह 12 साल तक लगातार हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, और इसके अभ्यास करते करते इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि कुंभक लगने लगता है, चित्त वृत्ति निरोध की अवस्थाएं आ जाती हैं, सारे बंध आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब साथियों कि सिद्धासन करने से योग की उच्च अवस्थाओं के बेनिफिट स्वतः ही आ जाते हैं। सिद्धासन का महत्व मैंने बता दिया। सूत्र आपको किस नंबर में क्या बोला गया है बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। श्लोक नंबर 44 से 49 के बीच, फ्रॉम 44 to 49,
पद्मासन के बारे में बोला गया है। और सूत्र नंबर 50 से 52 के बीच सिंहासन के बारे में बोला गया, सिंहासन जिसको बोलते हैं। और साथियों सूत्र नंबर 53-54 भद्रासन के बारे में बोला गया। इन सब आसनों की चर्चा जब अभ्यास की क्लासेस में डिटेल में, यहाँ सिर्फ आपको बता दिया जा रहा है, थोड़ा सा परिचय के लिए। अच्छा, इसमें साथियों अब एक चीज बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखें। अक्सर हम हठ योग प्रदीपिका को या बोलते हैं चतुरांग आसन की चर्चा करते हैं। अब कोई आपसे पूछे, ये होता है चतुरांग शब्द कहाँ से आया, कहीं दिया गया है, कहीं क्या ग्रंथ में लिखा है? पतंजलि योग दर्शन में हम अष्टांग योग कहते हैं, क्या कहीं अष्टांग योग में लिखा है पतंजलि? तो पतंजलि जी ने चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 29 में ये बात 29 में लिखा है कि ये अष्टांग योग है। इसी तरह साथियों चैप्टर 1 के श्लोक नंबर 55 और 56 में स्वात्मा राम जी ने जी लिखा है, यह जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये चतुरांग योग है। कौन कौन से 4 अंग हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नाद अनुसंधान। यह याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि चतुरांग योग कैसे कहेंगे चतुरांग योग है? क्या आप कह रहे हैं? नहीं, स्वात्मा राम जी ने बोला है। इसी तरह घेरण संहिता में उसको सप्तांग योग बोले कहते हैं। तो क्या आप कह रहे हैं सप्तांग योग? नहीं, घेरण संहिता में लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 9 में लिखा हुआ है, ये सप्त साधनम है। हठ योग प्रदीपिका के श्लोक नंबर 55-56 चैप्टर 1 में लिखा है, यह चतुरांग योग है। चतुरांग नाम नहीं लिखा है, 4 लिंग, 4 अंग लिखा है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नाद अनुसंधान। इसी तरह अष्टांग योग कहाँ लिखा है? चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 29 में। यह हो गया साथियों। अब लास्ट पॉइंट जो है सूत्र नंबर 43। ये 43 में बाद में चर्चा क्यों कर रहा हूँ कि ये जो 55 और 56 जो डिस्कस कर रहा है वही 43 नंबर में लगभग उसी। 43 में क्या कहता है ये याद रखें, आसनों का राजा कौन? सिद्धासन। कुंभकों का राजा कौन? केवल कुंभक। मुद्राओं का राजा कौन? खेचरी मुद्रा। और ध्यान का राजा कौन? नाद अनुसंधान। जब आपको अंदर ध्यान लग जाए तो चारों डिपार्टमेंट में, चारों अंगों में स्वात्मा राम जी ने राजाओं के नाम गिना दिए। आसनों का राजा सिद्धासन, कुंभकों का राजा केवलम कुंभक, और खेचरी मुद्राओं का राजा खेचरी, और ध्यान का राजा नाद अनुसंधान। इस तरह साथियों मैंने आपको हठ योग प्रदीपिका चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट, श्लोक नंबर 1 से लेके श्लोक नंबर 67 या 68 जितने भी हैं मैंने पूरे करा दिए। बाकी चर्चा अन्य क्लासेस में हो चुकी है। तो जो आसन वाला पार्ट बचा था, साइंस ऑफ आसनास, कंप्लीट होता है साथियों यहाँ से। अभी हम अब अभ्यास शुरू करेंगे आसनों का। चले मैं यहाँ से प्रेयर करके क्लास को एंड कर रहा हूँ। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तात्वहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथी इस क्लास में आने के लिए। आप सभी का दिन, आप सभी को सच्ची सुख शांति मिले, सात्विक संपदाओं की प्राप्ति हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करके क्लास को एंड कर रहा हूँ।